इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए टी20 का टफ टूर होने वाला है और इस टूर से इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह के सिलेक्शंस हुए हैं उसको देख के ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी जो इस सीरीज में इंडिया की प्लेइंग 11 खेलेगी वो बहुत कुछ आपको अंदाजा देगी कि आने वाले टाइम में इंडिया की टी20 टीम कैसी दिखेगी। जो नए नाम आपको आते हुए दिखे, स्पेशली गेंदबाजी में या रमनदीप सिंह का सिलेक्शन हो, तो हम इंडिया की प्लेइंग 11 पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टी20 सीरीज में आपको खेलते हुए दिखाई देगी। ओपनिंग की बात अगर करें तो अभी जो ओपनर हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो चाहे वो संजू सैमसन हो, ये दोनों आपके ओरिजिनल ओपनर तो नहीं है। लेकिन जिस तरह संजू सैमसन ने पिछली सीरीज में सेंचुरी लगाई, पारी खेली, तो वो तगड़े कंटेंडर बन गए। इंडिया का जो विकेट कीपर वाला डिलेमा है कि इंडिया टॉप 3 में विकेट कीपर तलाश रहा था, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स को अकोमोडेट कर सकें, आपकी टीम का बैलेंस बेटर हो सके। उस काम को तो संजू सैमसन ने बखूबी कर दिया और संजू सैमसन अब इंडिया की टी20 टीम में इंटीग्रल पार्ट रहेंगे, हर हाल में रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। तो एक ओपनर तो वो यहाँ पर है। दूसरा, अभिषेक शर्मा की बात अगर करें तो अभिषेक शर्मा जो है वो अभी तक जो पहला मैच वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले थे और सेंचुरी उनकी बनी थी, उसके बाद से लेके कोई खास पारी खेल नहीं पाए हैं। उनको लेकर के बहुत सवाल भी उठ रहे हैं, क्या अभिषेक शर्मा इंडिया की टी20 टीम में बने रहने चाहिए। हालांकि जब उन्होंने उस तरह की पारी खेली थी तो लोग बहुत ज्यादा उनके बारे में बात कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा जैसा ही ओपनर चाहिए। लेकिन साथ में आपको ये भी दिखा कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी अभिषेक शर्मा के साथ है, लेकिन इम्पैक्ट आपको मिलेगा। और टी20 क्रिकेट में आपको इस तरह के ओपनर चाहिए जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स एट द टॉप खेल सकते हैं। तो अभिषेक शर्मा इंपॉर्टेंट है, बट जब यशस्वी जायसवाल आ जाएंगे, शुभमन गिल आ जाएंगे, तो फिर अभिषेक शर्मा ही वो प्लेयर होंगे शायद जिनको जगह बनानी पड़ेगी। बट इस सीरीज में आपके पास जो दो अवेलेबल ऑप्शन है वो यही है। और इंडिया का जो बैकअप ओपनर वाला स्लॉट रहेगा या शायद साथ में भी खेल सकते हैं, वो फिर संजू सैमसन को चला जाएगा। तो इंडिया जो कोशिश कर रही थी यहाँ फाइंड आउट करने की पिछली सीरीज में कि अगर हमारा विकेट कीपर ही बैकअप ओपनर बन जाए तो अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा आपको बैकअप ओपनर खिलाना पड़ता है, अपने 15 के स्क्वाड में रखना पड़ता है, वो शायद ना रखना पड़े। तो ये तो दो ओपनर हो गए आपके। उसके बाद नंबर 3 सूर्य कुमार यादव, अब ये तय हो चुका है। पहले सूर्य कुमार यादव नीचे खेल रहे थे, लेकिन ये गौतम गंभीर के आने के बाद वो पहले भी बात करते थे कि सूर्य कुमार यादव को जितनी ज्यादा से ज्यादा गेंदें मिले, नंबर 3 उनके लिए बेस्ट पोजीशन है। वो आपको यहाँ भी नंबर 3 पर देखने को मिलेंगे। और भले ही ये वीवीएस लक्ष्मण इस सीरीज में कोचिंग की जिम्मेदारी उनके पास हो, बट स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सेम चलती है, ज्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते। देन 4 नंबर की बात करें, अब यहाँ पर पहले जो है वो नीतीश रेड्डी खेले थे, बीच में कुछ और खिलाड़ियों को भी मौका मिला था क्योंकि बांग्लादेश वाली सीरीज में आपने रोटेशन देखा था। अब इस बार मुझे लगता है कि तिलक वर्मा यहाँ पर 4 नंबर पर खेलेंगे। और तिलक वर्मा इज काइंड ऑफ प्लेयर जो साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के हिसाब से आपको एक बीच में स्टेबिलिटी वाला प्लेयर भी चाहिए, बिकॉज यहाँ आपको हर मैच में 200 सवा 200 वाला स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरह से बारिश हुई है डरबन में, मौसम जिस तरह का है, जल्दी विकेट निकल सकते हैं यहाँ पर। और वैसे भी आप तिलक वर्मा को अभी टी20 क्रिकेट में मौके देंगे। और 4 नंबर इस सीरीज में तिलक वर्मा आपको दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या पिछली सीरीज तो उनके लिए बहुत शानदार गई थी और यही कुछ प्लेयर हैं जो इंडिया का लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर आप कह लीजिए जिससे बहुत स्ट्रांग बनता है। देन 6 नंबर पर रिंकू सिंह फिनिशर की भूमिका में ही रहेंगे। ये रिंकू को ज्यादा मौके, ज्यादा गेंदें मुझे नहीं लगता है कि आप चाहकर भी दे पाएंगे, बिकॉज कभी कभी हो सकता है कि आप रिंकू को ऊपर भेज दें और उनको मौका दें। अदरवाइज जो बैटिंग ऑर्डर बनता है, रिंकू को 6 नंबर के हिसाब से ही आपको तैयार करना चाहिए। ऊपर आप ऑलराउंडर्स भी डालेंगे, जो खिलाड़ी ऊपर खेलने में कंफर्टेबल हैं वो ज्यादा आप 4 नंबर पर खिलाना चाहेंगे। रिंकू इस संबंध जो कहीं भी खेल सकते हैं और 6 नंबर उनके लिए बेस्ट जगह रहेगी। आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा गेंदें दें, लेकिन टीम के हित में अगर आप सोचें तो रिंकू सिंह 6 नंबर पर आपके बेस्ट कैंडिडेट है, बेस्ट फिनिशर है, जिस तरह से वो इंडिया के लिए अब तक खेले हैं और आने वाले टाइम में भी खेलेंगे। उसके बाद 7 नंबर पर अक्षर पटेल। सो अक्षर पटेल वर्ल्ड कप में तो फ्लोटर थे, यहाँ पर बन पाएंगे मुश्किल है, बिकॉज ये अब टीम कॉम्बिनेशन ऐसा है ना, वर्ल्ड कप में जो टीम कॉम्बिनेशन था वहां पर कुछ अनश्योर प्लेयर थे जिनको लेकर के आप सर्टेन नहीं थे कि यार ये सर्टेन स्टेज पे जाके चौके छक्के लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं।
तो अक्षर पटेल का इस्तेमाल किया गया बैटिंग लंबी करने के चक्कर में, और डिफरेंट रीजंस थे वहां पर वर्ल्ड कप में आपने देखा। लेकिन अभी अगर आप देखें यहाँ पर इस टीम में जैसे, तो 7 नंबर भी उनकी जगह बनती है। बाकी आने वाले टाइम में भी वो फ्लोटर की तरह इस्तेमाल होंगे, ऐसा नहीं है कि आगे वो फ्लोटर की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे, बिकॉज जो राहुल द्रविड़ ने उनके साथ किया था उससे ज्यादा इस तरह के काम गौतम गंभीर करते हैं। और इस टीम में आने वाले टाइम में जैसे नीतीश रेड्डी का एडिशन हो, रेयान पराग का एडिशन हो, तो ये एडिशन भी हैं जो आपके लिए फ्लोटर का इस्तेमाल या तेजी से रन बना सकते हैं। तो वर्ल्ड कप वाली टीम थी, वहां पर कुछ बीच में ऐसा था कि आपको अक्षर पटेल जैसा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में भेजना पड़ा जो थोड़ा तेजी से भी रन बना सके, और विकेट जल्दी निकल गए तो आपकी टेल उतनी लंबी ना रह जाए, तो वो भी एक रीजनिंग बनती है। उसके बाद नंबर 8 की बात करें, और वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई के बीच की बहस जो है, वीवीएस लक्ष्मण आइडियली तो रवि बिश्नोई की तरफ जाने चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेटेजी पुरानी ही चलेगी। और आई थिंक ये पता नहीं क्यों गौतम गंभीर ने ऐसा किया कि रवि बिश्नोई की जगह वरुण चक्रवर्ती को स्पिनर के उस पैकिंग ऑर्डर में आगे निकाल दिया। हालांकि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में ही होना है, उस हिसाब से वरुण चक्रवर्ती बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो रवि बिश्नोई ने जैसा प्रदर्शन किया है, चाहे वो उनकी गेंदबाजी हो, इंडिया के लिए नंबर 1 T20 रैंक स्पिनर भी वो रहे, साथ में उनकी फील्डिंग देखिए जिसकी बात कम होती है। बल्लेबाजी तो मैं नहीं कहूंगा, हालांकि अगर आप वरुण चक्रवर्ती के कंपैरिजन में देखें तो बेटर ही है। उसके बाद अगले प्लेयर जो है फास्ट बॉलर यहाँ से शुरू हो जाते हैं। 9वें नंबर पर अर्शदीप सिंह, ये फास्ट बॉलर होंगे। और इंडिया ने जिस तरह से यहाँ पर फास्ट बॉलर्स का चयन किया है ना, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। आप देखिए कि जो इमर्जिंग एशिया कप था वहां पर भी फास्ट बॉलर्स का चयन ठीक नहीं हुआ था, और यहाँ पर भी जो 4 फास्ट बॉलर आपने चुने हैं, आपका एक ही फास्ट बॉलर है जो डेथ में गेंदबाजी कर सकता है, बाकी 3 ऐसे हैं कि करवा लीजिए, बट वो उस हिसाब से बिल्कुल तैयार कैंडिडेट नहीं है। तो अगर आप 4 फास्ट बॉलर चुन रहे हैं तो एटलीस्ट 2 ऐसे चुनिए जो आपके डेथ में भी अच्छी गेंदबाजी करते हो। अब यहाँ पर किसी को भी आप खिलाएं, आपकी गेंदबाजी हल्की ही लगेगी, जिस तरह के चयन आपने किए हैं। और दूसरी चीज, क्या आपके पास वो गेंदबाज अवेलेबल नहीं थे जिनका सिलेक्शन हो सकता था इस सीरीज में, जो आपके ऑलराउंड गेंदबाज हो सकते थे? आपके पास बिल्कुल थे। रशीद सलाम वो ऑप्शन आपके पास मौजूद थे, आपके पास मोहसिन खान का वो ऑप्शन मौजूद था जो गेम की हर सिचुएशन में गेंदबाजी कर सकता है, और आपको लेफ्ट आर्मर ही चाहिए था। यस दयाल T20 क्रिकेट में इज नॉट समवन जिन पर आप बैंक कर सकते हैं। हाँ, आके कभी अच्छे स्पेल में नई गेंद डाल सकते हैं, स्विंग करा सकते हैं, उन्होंने आरसीबी के लिए भी डाला। स्लोअर वंस कटर्स डाल सकते हैं, बट उस पे उतना महारत नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन उनका ज्यादातर टाइम सही नहीं होता है, बहुत गलतियां करते हैं, चौके छक्के भी उनको लास्ट में कई बार काफी ज्यादा पड़ जाते हैं। नई गेंद आई कैन टेल यू, हाँ वो अच्छा डाल सकते हैं क्योंकि गेंद स्विंग होती है, और T20 क्रिकेट में पहले स्पेल में आके वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आवेश खान की, अब क्यों आवेश खान को जब आपने पहले एक बार डिस्कार्ड कर दिया, दोबारा से लेके आए हैं, और यहाँ एक सीरीज में लेके आए हैं, आप खिलाएंगे भी, इससे हासिल क्या कर लेंगे? मुझे कई बार समझ नहीं आता है कि सिलेक्टर जो प्लेयर को बाहर किया, अंदर किया, बाहर किया, अंदर किया, इससे क्या हासिल होता है? जबकि आपको पता है अल्टीमेटली जब हमारे सारे गेंदबाज अवेलेबल होंगे तो हमें बाहर ही करना है। जब बाहर ही करना है तो फिर यहाँ लाके 1-2 मैच खिला के टाइम वेस्ट क्यों करते हो उस प्लेयर का भी, और बाकी खिलाड़ी जो बाहर बैठे हैं आपके लिए अच्छे ऑप्शन तैयार हो सकते हैं उनका भी। लेकिन खैर फिर भी मुझे लगता है अर्शदीप के साथ जो है वो दूसरे तेज गेंदबाज आवेश खान ही होंगे, बिकॉज आप एक साथ 2 फास्ट बॉलर का डेब्यू भी नहीं देखना चाहेंगे कि विजय कुमार बेशक और यश दयाल दोनों का डेब्यू करा दे। एक ही डेब्यू हो रहा है, मेरे हिसाब से दोनों डेब्यू नहीं होने वाले हैं। तो एक तो अर्शदीप के साथ फास्ट बॉलर आवेश खान हो गए, और दूसरा यश दयाल मेरे हिसाब से खेलेंगे, बिकॉज वो नई गेंद वाली बात आ जाती है। और जो है अर्शदीप के साथ यश दयाल ही दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपको नई गेंद संभालते हुए दिखेंगे इंडिया के लिए। और उसके बाद जो है वो आवेश खान शायद मिडिल ओवर्स में या वन चेंज थोड़ा बहुत गेंदबाजी करेंगे, और डेथ में गेंदबाजी वो करेंगे। उसके अलावा विजय कुमार बेशक को वेट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंसेस, तो बीच में उनको टूर्नामेंट में मौका मिल सकता है। जितेश शर्मा तो बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन है, तो वो बाहर ही बैठेंगे। रमनदीप सिंह रह गए, रमनदीप सिंह को अभी तो डेब्यू नहीं मिल रहा मेरे हिसाब से, जिस तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। बाद में 1-2 मैचेस के बाद डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स और इंडिया की टीम कैसा कर रही है उनको मौके मिल सकते हैं, बट इनिशियल प्लेइंग 11 में रमनदीप सिंह की जगह अभी नहीं बन पा रही है। दोस्तों ये है इंडिया की प्लेइंग 11 जो पहले T20 मैच में खेल सकती है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप सब डेली जुड़ते हैं, देखते हैं, बट ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।